ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आरबीआई को लाना पड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना पड़ा? क्या बाकी सारे बैंक कम पड़ गए थे? क्या वो सही से काम नहीं कर रहे थे? आइए समझते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत मनचंदा और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीआई के 3 लेक्चर की सीरीज। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग समझेंगे हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, लेक्चर नंबर 2 में हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड लेक्चर नंबर 3 में हम लोग समझेंगे कि हाउ आरबीआई अर्न मनी। तो ये 3 लेक्चर की सीरीज है, एक के बाद एक मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसको सेव कर लीजिएगा और जरूर देखिएगा, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर आपके रेगुलर एग्जाम में ये बहुत काम में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि आरबीआई आया ही क्यों, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाना पड़ा? तो देखिए, बात शुरू होती है ब्रिटिश एरा से, जब इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत थी, सारा कंट्रोल उन्हीं का था। तो उस टाइम पे, जैसे आज आप देखते हो बहुत सारी चाय की दुकानें खुल जाती हैं, और खुलने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उनको लगता है चाय की दुकान में मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो अपने बैंक खोल लेते थे, और बैंक खोल के लोगों को पैसा बांटते थे, पैसा देते थे, उनसे इंटरेस्ट कमाते थे। एक पॉइंट के बाद ये लगने लगा कि बैंकों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और पब्लिक का पैसा उसमें लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे बैंक हो गए थे, अपनी मनमानी करते थे, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। तो इससे अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है? वो हो रहा है पब्लिक को। अब जब अल्टीमेट नुकसान पब्लिक को हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं एक ये मोटिव भी था कि इतने सारे बैंक हैं तो उनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन का होना जरूरी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है जो इन सारे बैंकों को कंट्रोल करे और इनकी मनमानी ना होने दे। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 1926 में एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमिटी। इसे रॉयल कमीशन भी कहते थे। ये रॉयल कमीशन नाम इसलिए आया, आप भी जानते हो, हम लोग उस टाइम पे ब्रिटिश कंट्रोल में थे, उनकी सरकार थी, तो ये कमिटीज जो बनती थी या जो कुछ भी ऐसा होता था वो सारा कुछ वही लोग करते थे। तो नाम रखा गया हिल्टन यंग कमिटी। आई कब? 1926 में। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कमिटी थी, इस कमिटी का बनने के पीछे का पर्पस ये था कि ये लोग बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, बैंकों में बदलाव करने की बात कर रहे थे। तो वही यहां पे लिखा है, डिस्कशन गोइंग ऑन रिगार्डिंग बैंकिंग रिफॉर्म। अब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, यानी कि 1926 में जो हिल्टन यंग कमिटी आई थी उसके रिकमेंडेशन के ऊपर एक डिसीजन लिया गया कि एक सेंट्रल लेवल पे बैंक होना चाहिए जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे। फिर उसके बाद 1927 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया कि आरबीआई को हम लोग फॉर्म करेंगे, आरबीआई को बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन स्टिल अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। 1933 में दोबारा से बिल प्रेजेंट किया गया और इस बार इस बिल को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया और आरबीआई यानी कि एक सेंट्रल बैंक बनाने की परमिशन मिल गई। और इसी के तहत 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया। आप भी जानते हो, पहले बिल पास होता है फिर वो बिल एक्ट बन जाता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आया। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन है आरबीआई का, जिसके अंदर उसकी पावर्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, फंक्शंस, किस तरीके से बैंकों को कंट्रोल करना है, चलाना है, उसकी फंक्शनिंग होगी, उसके लिए नियम कानून बनेंगे, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी थी। तो अगर एक बार फिर से हम देखें तो 1926 में हिल्टन यंग कमेटी बनी थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि एक सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी होनी चाहिए। 1927 में बिल तो इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट 1933 में हार नहीं मानी गई और अगेन उस बिल को पास करवा लिया गया। उसके बाद 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसके अंदर उसकी पॉलिसी, पावर, रूल्स, रेगुलेशन सारा कुछ मेंशन था। अब 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया। भाई होता है ना कि आज से आरबीआई की फंक्शनिंग शुरू हो गई है। तो एक्ट तो 1934 में बन गया था बट आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया 1935 में, 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई का हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था। ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। उसके 2 साल के बाद 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में, और टिल नाउ आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पहले कोलकाता में था फिर शिफ्ट होकर मुंबई में आ गया। अब यहां पे एक नोट लिखा है, इसको आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। आरबीआई सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा। अभी जिसको आप लोग म्यांमार बोलते हो, तो आरबीआई जो है वो बर्मा का भी सेंट्रल बैंक के तरीके से काम कर चुका है। कब से कब तक?
यहाँ पे डेट लिखी है 1937 से 1947 तक, लगभग 10 साल तक आरबीआई ने बर्मा के सेंट्रल बैंक के तरीके से काम किया है। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी भाई पार्टीशन जब हुआ था तो पार्टीशन होते मान पाकिस्तान का तो अपना कोई सेंट्रल बैंक था नहीं, तो इंडिपेंडेंस से लेके जनवरी 1948 तक, जब तक कि पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक नहीं बन गया, तब तक आरबीआई ने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को भी दी है। तो यह बात आप याद रखिएगा, बर्मा और पाकिस्तान दोनों का सेंट्रल बैंक आरबीआई रह चुका है। आगे बढ़ते हैं, 1949 एक और नई डेट आ गई। सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, 1926, 1927, 1933, 1934, 1935 एंड देन 1949। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन होने का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, किसी भी चीज को प्राइवेट के हाथ से लेके पूरी तरीके से गवर्नमेंट को सौंप देना, गवर्नमेंट के हवाले कर देना। अब उसका पूरा कंट्रोल कौन करेगी? सरकार करेगी। तो यहां पे आप बोलोगे तो क्या सर पहले आरबीआई गवर्नमेंट का नहीं था? जी नहीं, आरबीआई में मैक्सिमम जो शेयर था वो ब्रिटिश सरकार का था, ब्रिटिशर्स का था, उन इंडिविजुअल्स का था, और गवर्नमेंट का कुछ ही पैसा लगा हुआ था। लेकिन फाइनली 1949 में आरबीआई का जब नेशनलाइजेशन हुआ तो पूरे तरीके से कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? भारत सरकार के हाथ में आ गया। और आप समझ भी सकते हो 1947 में हमें आजादी मिली और उसके 2 साल बाद ही आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। फर्दर अगर हम देखें इसके गवर्नर की बात करें तो आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर रहा है वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। अभी मैं किस गवर्नर की बात कर रहा हूं? ब्रिटिश गवर्नर की। लेकिन अगर इंडियन गवर्नर की हम बात करें तो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। तो ये अगर कहीं पे एमसीक्यू आता है तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर वैसे अगर देखा जाए ब्रिटिश एरा में तो फिर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, बट उसके बाद कौन बने पहले गवर्नर इंडिया के? हमारे जो इंडियन सिटीजन थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। अब उसी के साथ अगर मैं करंट गवर्नर की बात करूं कि इस टाइम पे आरबीआई को एज अ गवर्नर कौन सर्व कर रहा है ना, कौन है जो आरबीआई के नोटों पे साइन करता है? बिकॉज नोटों पे तो गवर्नर का साइन होता है। तो उस केस में संजय मल्होत्रा जी जो है वो हमारे करंट आरबीआई के गवर्नर हैं। आपको पता है कि आरबीआई का जो मेन फंक्शन है वो नोट इशू करना है। सिक्कों को आरबीआई इशू नहीं करती, सिक्कों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो हम लोग फर्दर फंक्शंस में देखेंगे। अब जरा ये बात ध्यान रखिएगा, ये सुनने वाली बात है कि सबसे लंबा टेन्योर आरबीआई के किस गवर्नर का रहा, यानी कि आरबीआई का ऐसा कौन सा गवर्नर था जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर बने रहे? तो वो कौन है? सर बेनेगल रामा राव। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देन अगर मैं शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करूं कि ऐसे कौन से गवर्नर है जिनका टेन्योर सबसे कम रहा है, तो वो थे अमिताभ घोष, जो सिर्फ 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे। तीसरी बात, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं? तो वो है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और एक टाइम पे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आई होप आपको हिस्टोरिकली आरबीआई के बारे में जितना भी मैंने बताया है, जितना मेरी खुद की समझ थी, आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे, अगली सीरीज में हम लोग समझेंगे आरबीआई के फंक्शन, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।